दोस्तों नमस्कार। 2026 का बजट है किसके लिए? यह एक सस्पेंस से कम नहीं है, क्योंकि बजट के भाषण में वाकई किसान, मजदूर, आम आदमी, मिडिल क्लास किसी का जिक्र तो नहीं था। फिर यह बजट है किसके लिए और सरकार का नजरिया इस देश को लेकर है क्या? शायद 2026 का बजट उस तस्वीर को साफ कर देता है कि दरअसल अब सरकार का नजरिया इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, इस देश के भीतर कॉरपोरेट और बड़े बिजनेसमैन हैं उनको लेकर, और खास तौर से पैसे को लेकर है क्या। वही पैसा जो शेयर बाजार में एक बैरोमीटर की तर्ज पर काम करता है, जिसमें इस देश के लगभग 17 करोड़ लोगों के डीमैट अकाउंट जुड़े हुए हैं। इस बजट ने बहुत साफ गोई के साथ बतला दिया कि दरअसल सरकार के कंधे थक गए हैं। चलते चलते नहीं, बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था को संभालते हुए, इस दौर में जियोपॉलिटिक्स के चेहरे को देखकर और खुद अपने प्रचार प्रसार को लेकर जो भी बुनियाद खड़ी की गई, अब कांधे थक गए हैं। कल तक नेक्सस का जिक्र होता था, अब क्यों नहीं एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो आने वाले वक्त में देश की चुनी हुई सरकार नहीं बल्कि कॉरपोरेट चलाए। पैसे से पैसा कैसे बने और निकाला जाए, इस दिशा में कदम बढ़ जाने चाहिए। जो भी मुश्किल हालात इस देश के भीतर एमएनसीज के सामने आते हैं, वो जिस उलझन में, कानूनी उलझनों में उलझ जाते हैं, उसको पूरे तरीके से साफ कर दिया जाए। और खास तौर से भारत का सर्विस सेक्टर दुनिया में उसी का तो बोलबाला है, तो एक टारगेट भी है 10% तक सर्विस सेक्टर के योगदान भारत का दुनिया के बाजार में होना चाहिए। उपाय उसके किए गए हैं, रास्ते उसके बनाए गए हैं। इस देश का व्यक्ति जो बैंकों में पैसा रखता है, उस बैंकों के जरिए जो लोन बड़े कॉरपोरेट हाउसेज और इंडस्ट्रीज को दिया जाता है, वो बैंक रोना रो रहे हैं, हमारे पास लिक्विडिटी नहीं है। तो अब हम फिर से बैंक रिफॉर्म की तरफ बढ़ेंगे और बैंक रिफॉर्म के आश्रय अब हम फॉरेक्स करेंसी के लिए भी एक कमेटी बनाएंगे। उसके आश्रय देखने समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल भारत की निर्भरता किस तरीके से दुनिया के अगर बाजार पर है, तो उस दुनिया के बाजार पर भारत के कॉरपोरेट और एमएनसीज का कितना योगदान होना चाहिए। आम आदमी का जिक्र भी नहीं है। और इस कॉरपोरेट से आगे निकलते हुए, बैंक रिफॉर्म से आगे निकलते हुए अगर शेयर मार्केट की दिशा में बढ़े, तो शेयर मार्केट में कल तक जो लोग ये सोचते थे कि एक सट्टेबाजी का ही तो अड्डा है, पैसा लगाते हैं, पैसा कमा लेते हैं। पीएसयूज के तमाम बॉन्ड्स जो इस वक्त सरकार के पास पड़े हुए हैं, उसके तमाम शेयर जो खुद सरकार के पास पड़े हैं, अगर वो निकालती भी है तो रिटेल सेक्टर उसमें जुटता है और सरकार कोई निर्णय ले उससे पहले ही वो मुनाफा देखकर आगे निकल जाता है। सरकार को लगने लगा अगर सट्टे बाजार में या शेयर बाजार तब्दील हो गया तो रिटेल सेक्टर तो अपने कमाई को लेकर, क्योंकि इस देश के भीतर रोजगार तो दे पाने की स्थिति में सरकार है नहीं, तो ऐसे में वो क्या करे। तो उसने एसटीटी को 0.02 से बढ़ाकर 0.05% कर दिया, यानी एक झटके में आपको लगेगा ये 150% बढ़ गया। दरअसल भविष्य में किस तरीके से कौन सा शेयर कैसे जाएगा, उसके पेमेंट्स जो होते हैं वो नॉमिनल पेमेंट्स किए जाते हैं, तो इस दिशा से आगे निकलकर ऐसी व्यवस्था शेयर बाजार में कर दी जाए, सीधे आप कैश ट्रांसफर कीजिए, पैसा खरीदिए, भविष्य को छोड़ दीजिए। तो हम इसीलिए एसटीटी परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। यह एक ऐसी तस्वीर है जो शुरू दौर में आपको यह महसूस करा रही होगी, भारत वाकई विकसित हो चला है, विकसित देश की तरह सोचने लगा है। लेकिन इस विकसित देश के भीतर का अनूठा सच तो यह है, बैंकों में पैसा रहेगा अगर सेविंग में, तो 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप एफडी कराएंगे तो 5 से 6% आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन इस दौर में महंगाई का डाटा सरकार अपने हाथ में रखती है और जो मन चाहे उसे परोसती है। बाजार में बढ़ती हुई कीमतें और बैंकों का इंटरेस्ट रेट दोनों मेल मिलाप खाता नहीं है। रुपए का वैल्यू कम होते जा रहा है और अब तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले नहीं, बल्कि एशियाई कंट्रीज में भी तमाम देशों की करेंसी के मुकाबले भारत का रुपया सबसे नीचे है। आप उसे कैसे छुपा पाएंगे? हर चीज तो आपने छुपा ली।
तो आइए आज इस बजट के भीतर की उस हकीकत को समझ लीजिए जो शायद बताने से लोग घबराते होंगे। उनके जहन में यह सवाल होगा, मीडिया के जहन में, देखिए हर चीज का तो ऐलान हो गया, और क्या चाहिए। लाखों करोड़ों रुपए कंटेनर, 10,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने वाली है। उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ की एसएमई का एक विकास निधि बना रही है। आत्मनिर्भर भारत निधि भी 2,000 करोड़ का है। छोटे इंडस्ट्रीज के लिए भी 2,000 करोड़ है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए 40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कार्बन कैप्चर के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शहरों के डेवलपमेंट के लिए जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो 11.2 लाख करोड़ था, बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ यानी 1 लाख करोड़, वो कैप भी बढ़ा दिया गया इस बजट के भीतर में। जो कस्बों के लिए 200 करोड़ के बॉन्ड भी अमृत योजना के तहत लाए जा रहे हैं। बायोफर्मा शक्ति के लिए अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। कितना पैसा है, कहां कहां खर्च हो रहा है। ग्लोबल सर्विस सेक्टर में भी 10% लाभ का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग तक बन जाएंगे। सड़क रेल तो छोड़ दीजिए, आसमान भी छोड़ दीजिए, आप पानी से भी सवारी कर सकते हैं। और ट्रेड से एमएसएमई को 7 लाख करोड़ की फंडिंग होगी। वाकई अद्भुत तो लगता है, लेकिन इस अद्भुत लगने की परिस्थिति के भीतर का सच क्या है? हमें लगता है कि इससे पहले आगे बढ़े कुछ चीजें पीछे लौट के देख लेनी चाहिए। इसलिए देख लेनी चाहिए क्योंकि पिछला बजट भी था, इस बार का बजट भी है। आपको जानकर हैरत होगी, सरकार की मुसीबत यह है कि बजट में जो पैसा एलोकेट किया जाता है हर डिपार्टमेंट को, वो पैसा भी खर्च नहीं कर पाते हैं और उसके बाद नया बजट आ जाता है। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? तो देखिए, खेती के लिए पिछली बार 1,58,838 करोड़ का बजट बनाया गया था, लेकिन जो वापस रिवाइज्ड एस्टीमेट आया उसमें पता चला 1,58,000 नहीं, 1,51,853 करोड़ ही खर्च हुआ, यानी 7,000 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं कर पाए। तो इस बार का बजट 1,62,671 करोड़ का हो गया। एजुकेशन के सेक्टर में बजट बनाया गया था 1,28,650 करोड़ का। जब देखा गया रिवाइज करके कि अरे जनाब वो भी खर्च नहीं हो पाया, 1,21,000 करोड़ ही खर्च हो पाया। और इस बार बजट दे दिया गया 1,39,000 करोड़ का। हेल्थ सेक्टर में देखिए, पिछली साल का बजट बनाया गया था 98,311 करोड़, और जब वो रिवाइज किया गया एस्टीमेट तो पता चला कि 98,000 नहीं, 94,625 करोड़ ही खर्च हुआ। लेकिन इस बार 1,04,599 करोड़ का बजट बना दिया गया है। पिछले साल सोशल वेलफेयर के लिए जो बजट बनाया गया था 60,000 करोड़ का, वह सिर्फ 50,000 करोड़ ही खर्च हो पाया, लेकिन इस बार 62,000 करोड़ का बजट बना दिया गया। जो रूरल डेवलपमेंट के लिए 2,65,000 करोड़ का बजट था, वो खर्च हुआ 2,12,000 करोड़, और इस बार बजट बना दिया गया 2,73,000 करोड़। अर्बन डेवलपमेंट का भी यही हाल है। बजट दिया गया था 96,000 करोड़, खर्च हुए 57,000 करोड़, और इस बार बजट बनाया गया 85,000 करोड़। आप कहेंगे ये मजाक है क्या, और इन आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है क्या? तो वाकई आंकड़ों को थोड़ी देर के लिए आप बंद में कॉपी में रख दीजिए, क्योंकि इतना पैसा सुनकर आप भी इस दौर में हैरत में आ गए होंगे। और शेयर मार्केट आपको लिए चलते हैं, जहां के बाजार भारत की इकोनॉमी का बैरोमीटर इसलिए होते हैं। इस देश में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, एफडी में मत लगाइए। इस दौर में सिप में चले जाइए, बैंक में मत रखिए पैसा। एक मार्केट रोटेशन करते करते चीजें उस दिशा में आकर अटक गई जहां पर यह सवाल था कि इसी बैरोमीटर के आसरे भारत की इकोनॉमी को आंकना चाहिए। घड़ी में 12:07 हुए, और जैसे ही एसटीटी का जिक्र आया कि 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर रहे हैं, एक झटके में बाजार 1,600 पॉइंट नीचे गिर गया। बाद में संभला कुछ जरूर, लेकिन झटका उसी समय लगा जैसे ही, यानी बाजार इंतजार कर रहा था। अब यहां पर सवाल है कि दरअसल यह क्यों किया गया। और इन सब के बीच जो रिटेल को डिस्करेज किया जा रहा है कि अब आप बाजार में सट्टा मत लगाइए, सट्टा मत कीजिए, और आप अपने तरीके से जो भी खरीदते हैं उसका पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि सरकार के पास मुश्किल यह है कि पीएसयूज के शेयर उसके पास पड़े हैं।
रिटेल ले लेता है और पहले ही बेचकर निकल जाता है। बड़े प्लेयर्स मैदान में रहेंगे तो कम से कम कैश डील करेंगे। और इन सब के बीच आप इन्फ्लेशन मत देखिएगा, उससे एनालिसिस मत कीजिएगा, क्योंकि इन सब के बीच बकायदा एसबीआई के चेयरमैन ने भी कल एक कमेंट किया था कि एक प्लेइंग फील्ड तो होनी चाहिए बैंक को लेकर और शेयर बाजार को लेकर। आप कुछ प्लेइंग फील्ड बनाते ही नहीं है। लेकिन इन सब के बीच पिछले साल एक गलती जो सरकार ने कर दी थी बाय बैक की, यानी कोई कंपनी अपने ही अगर शेयर को खरीद रही है तो उसको कैपिटल गेन से जोड़ा गया इस बार। और पिछली बार की जो मुश्किल हालत थे उसमें प्रमोटर्स को 30% देना पड़ता था, इस बार उसको घटा के 20% कर दिया गया। 12.5% जो अपने तौर पर पैसा जो लगा रहा है उसके मद्देनजर था। यानी यह एक पहली परिस्थिति सामने आई शेयर बाजार को आने वाले वक्त में छोटे सट्टेबाजी के आश्रय पैसा कमाने वाला तबका भूल जाए, जो इस देश में करोड़ों की तादाद में छोटे शहर गांव से लेकर महानगर तक के बीच में रहता है और शेयर बाजार ऊपर नीचे करता है, उसको डिस्करेज करने की शुरुआत हो गई है। In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. दरअसल ये एक मैसेज है कि हम चाहते हैं कि लिमिटेड प्लेयर बाजार में रहें, उस पर सरकार की निगाह और निगरानी रहे, वो सरकार को पॉलिटिकल फंडिंग करते रहें, राजनीति भी चलती रहे, धंधा भी चलते रहे और उस देश की इकोनॉमी का पूरा भार वो कंपनियां उठा लें। शायद इसीलिए अब ऐसी व्यवस्था की गई जिसके जरिए जो टैक्स डिस्प्यूट चल रहा था उसमें जो एमएनसीज के सामने जो भी परेशानी आती थी वो 15.5% की परिस्थिति में लाकर एक ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश की, खासतौर से सर्विस सेक्टर को लेकर, कि एमएनसीज के लिए रास्ता खुले, जीसीसी बढ़ना शुरू हो जाए। खासतौर से आईटी सेक्टर जो भारत के भीतर है, वो जो बेंगलोर और हैदराबाद में ढहता हुआ दिख रहा था, वो किसी तरीके से समझ जाए। I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. उस दिशा में सरकार ने कदम तो उठाया और सरकार के जहन में यह सवाल भी है कि हम तो चाहते हैं कि ईज ऑफ बिजनेस हो, यानी ईज ऑफ कंप्लायंस हो, ईज ऑफ बिजनेस हो। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल यह है, इस देश के भीतर एक जुडिशरी भी है, उस जुडिशरी को पॉलिटिकल तरीके से सरकार नचाती भी है। जुडिशरी में कोई मामला जाता है तो लंबे समय तक अटका भी रहता है। तो जो गिमिक सरकार अपने तौर पर यह सोचकर कर रही है कि अब टैक्स डिस्प्यूट में नहीं फंसेंगे, उसके बाद की सिचुएशन है, क्या सरकार की बातों पर इस वक्त कंपनियों को भरोसा है या नहीं है? क्योंकि सरकार पॉलिटिकल तरीके से ही सारे काम करती है और यह कमोवेश इस बार के बजट में भी खुलकर नजर आ गया, जहां पर किसान नहीं, मजदूर नहीं, आदिवासी नहीं, पिछड़ा तबका नहीं, वह तबका जिसके पास रोजगार नहीं, और इन तमाम परिस्थिति के भीतर यह भी बात आने लगी कि दरअसल इस देश का बजट जो बनाया जा रहा है उसकी हकीकत है क्या। यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि उसकी हकीकत क्या होगी। भारत के भीतर में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए उसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं के बराबर है, वो कम होते चला जा रहा है। जिस दिशा में आईटी और टेलीकॉम का जिक्र है, सरकार अपने कंधे पर नहीं ले रही है, प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ जाए, इसीलिए 86,000 करोड़ का बजट पिछली बार रखा गया। लेकिन सरकार ने अपने तौर पर खर्च सिर्फ 53,000 करोड़ सोच रहे हैं आईटी और टेलीकॉम के क्षेत्र में किया, और इस बार का बजट 74,000 करोड़ का बना दिया गया। दरअसल यह पूरी प्रक्रिया के भीतर में भारत के लिए रास्ता कई निकल सकते हैं, लेकिन एक क्षण के लिए इस पूरे बजट की एक कॉपी देखिए, उससे आप एक तुलना कर पाएंगे कि दरअसल भारत के भीतर जो बजट बनते हैं और जो आंकड़े दिए जाते हैं उसका कोई मतलब जब रिवाइज एस्टीमेट होता है तो वो क्यों बदल जाता है,
और जो नया बजट बना रहे होते हैं तो उस रिवाइज एस्टीमेट के तहत क्यों नहीं बनाते हैं, पॉलिटिकल तौर पे क्यों बनाते हैं, जहां पर यह लगना चाहिए कि पिछली बार की तुलना में हमने इस बार ज्यादा रकम दे दी। दरअसल बजट की यह तस्वीर भी इस देश को कितना प्रभावित करती है या आपके या हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, शायद इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि पहली बार बजट उस जियोपॉलिटिक्स से प्रभावित था जिसमें भारत को पहली बार यह लगने लगा वह इस दुनिया के बाजार में एक बाजार बन के खड़ा है, या फिर एक लेबर के तौर पर खड़ा है, या फिर दुनिया के लिए वह सिर्फ और सिर्फ माल अपने देश में मंगाकर इस देश के संसाधनों का पैसा दुनिया के दूसरे देशों को जो दे रहा है उससे हटकर उसकी कोई बड़ी भूमिका नहीं है। यह बजट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बजट के भीतर जो टारगेट रखे गए वो मैन्युफैक्चरिंग के टारगेट है, ओल्ड इंडस्ट्रीज को फिर से रिवाइव करने के टारगेट है, एमएसएमई को लेकर टारगेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डाला गया है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की सोची गई है, अर्बन डेवलपमेंट की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। और बात होते होते यहां तक आकर खड़ी हो गई कि दुनिया में अगर खड़े रहना है तो पैसा देखना ही पड़ेगा। तो जो लोग पैसा यहां से उठाते हैं भाग जाते हैं, वो दुनिया के दूसरे हिस्सों में पैसा बना लेते हैं, यानी यहां अपराध वहां अपराध। तो हम ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर दें कि उनके अपराध का उन्हें दंड नहीं दिया जाएगा बल्कि उनसे कुछ वसूल लें। तो 30% टैक्स उनसे वसूल लेते हैं, तो वो पूरा प्रावधान जो किसी भी आर्थिक अपराधी को या इकोनॉमिक ऑफेंस करने वाले को डराता था, उस दिशा से हम आगे चले गए और हमने बताना शुरू कर दिया कि देखिए ऐसा है, आप कुछ पैसा हमको दे दीजिए, बाकी जो है लूट छोड़ते चले जाइए, उसमें से हमारी हिस्सेदारी आपको देनी होगी वो दे दीजिए। शायद इसीलिए रेयर अर्थ को लेकर भारत गिड़गिड़ा रहा था, भारत की कंपनियां गिड़गिड़ा रही थी चाइना के सामने। बकायदा यहां की एक ऑटो इंडस्ट्री की यूनियन गई चीन सरकार से मिलने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी नहीं, कंपनियों के डायरेक्टर्स गए और उन्होंने कहा रेयर अर्थ आएगा तो फिर यहां ऑटो इंडस्ट्री आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो ठप हो जाएगी। रेयर अर्थ कुछ रिलीज किया गया, पहली बार भारत को लगा अच्छा तो उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में रेयर अर्थ के लिए एक स्पेशल कॉरिडोर बनाया जाए। लेकिन उसको लेकर जो पूरे प्रोसेस होते हैं उसके लिए कोई बजट नहीं है। वो एक सोचा गया है हम ऐसा करेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो 40,000 करोड़ है उसको लेकर तरीके क्या होंगे, क्योंकि इससे पहले जो बजट लगभग 10,000 करोड़ का चल रहा था उसका क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई नहीं जानता है। और जब इस परिस्थिति में आप भीतर और घुसते हैं तो अगला सवाल यह होता है कि भारत की बड़ी मजबूरी तो एनर्जी है और तेल है, और तेल से जुड़ी हुई कंपनी वो रिलायंस ही क्यों ना हो। रिलायंस एक वक्त वेंजुला से तेल खरीदती थी, रशिया से खरीदती थी। अमेरिका ने कहा बंद होना चाहिए, आप पर हम 50-100% टैक्स लगा देंगे। रिलायंस ने पीछे हाथ खोल लिए। अमेरिका ने कहा आप खाली सिर्फ वहां पर रिफाइनिंग करते हैं, तेल लेकर आते हैं और बाजार में बेच देते हैं और पैसा कमा लेते हैं, रोक लगनी चाहिए, रोक लग गई। तो इस तरीके से कमोवेश हर उस क्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ जुड़े टैरिफ से प्रभावित देश हैं, उनके साथ भारत कैसे खड़ा हो पाएगा अगर अपनी इकोनॉमी को डेवलप ना कर पाए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टारगेट जरूर है, लेकिन इस वक्त हमारा पूरा ध्यान दुनिया भर के भीतर में एफटीए को लेकर है, यानी फ्रेट ट्रेड डील हो जाए। तो हम माल कितना एक्सपोर्ट करते हैं और कितना इंपोर्ट करते हैं, तो दरअसल ये देश को बचाने के लिए इंपोर्ट के रास्ते ज्यादा से ज्यादा खोलकर भारत के बाजार में दुनिया के बाजार से सस्ता माल आ पाए। यानी कल तक जिक्र सिर्फ चीन का होता रहा, अब आने वाले वक्त में यूरोपीय यूनियन का होगा, ब्रिटेन का होगा, ऑस्ट्रेलिया का होगा, न्यूजीलैंड का होगा। हम जिस जिस देश के साथ एफटीए की दिशा में बढ़ रहे हैं वहां से माल ही तो मंगाएंगे। रशिया के साथ भी हम तेल ही तो ले रहे थे, ईरान के साथ भी हम तेल ही तो मंगा रहे थे, चाबहार में एक रास्ता ही तो बना रहे थे, अमेरिका ने रोक लगा दी। तो भारत के बड़े एमएनसीज और कॉरपोरेट को भरोसा ही नहीं है कि सरकार अपने पांव पर खड़े होकर बताएगी यह 140 करोड़ लोगों का देश है, आप हमको कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन फिर संयोग या कहिए
स्थितियां को देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री मोदी से पहले ऐलान कर देते हैं कि भारत इस वक्त तेल जो है अब वेनेजुला से खरीदेगा। वेनेजुला में अब अमेरिका तेल वेनेजुला का भेज रहा है, जहां पर दुनिया का सबसे ज्यादा रिजर्व तेल है, कच्चा तेल वहां पर सबसे ज्यादा है। उसने कब्जा कर लिया, भारत को रशिया और ईरान के मार्केट से बाहर कर दिया और बोला वेनेजुला से अब आप खरीदोगे। ये वो सिचुएशन है जो भारत के एमएनसीज हो, बड़े कॉरपोरेट हाउसेज हो, उन्हें भी लग रहा है कि ये डॉलर से कैसे लड़ेंगे, ये टैरिफ से कैसे लड़ेंगे, ये उस प्रोडक्ट से कैसे लड़ेंगे जो प्रोडक्ट हम भी बनाते हैं और दुनिया का बाजार भी बनाता है, या फिर हमारी पूरी मार्केटिंग दसियों साल से उस दिशा में रही है, इस बार क्यों डगमगा रही है। We've already made a deal. India is coming in and they're going to be buying Venezuelan oil as opposed to buying it from Iran. So we've already made that deal. The concept. तो कुछ अमेरिका तय करता है, कुछ चीन तय करता है, कुछ भारत की अपनी राजनीति तय कर लेती है और बजट फिर भी हमारे सामने है। ऐसा नहीं है कि इस बजट को देखें ही नहीं, बजट तो देखिए, समझिए, क्योंकि इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है। एम्स आयुर्वेद को लेकर खोले जाएंगे, इसका ऐलान किया गया। कैंसर की दवाओं पर जो टैक्स लगता था, इंपोर्ट शुल्क जो लगता था, वो हटा दिया गया है। 5% लगता था। कुछ दुर्लभ बीमारियों की दवाई पर कुछ ड्यूटी फ्री भी की गई है। कुछ रेल कॉरिडोर, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का जिक्र भी हुआ है। 5 लाख से ज्यादा रहने वाले शहरों में विकास के लिए जो डेवलपमेंट हम बोल रहे हैं, 12.2 लाख करोड़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर कर दिया गया, वह भी कर दिया गया है। स्कूलों का जिक्र होगा तो 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनेंगे और हर जगह गर्ल्स हॉस्टल बनेगा। भारत का एजुकेशन सेक्टर और भारत का हेल्थ सेक्टर जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, उसका पूरा बजट जो है, उस बजट का लगभग 6 गुना या कहीं 600 गुना ज्यादा मुनाफा भारत के कॉरपोरेट या प्राइवेट सेक्टर के हाथों से जो इस देश में एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर चलता है, उसको लाभ मिल जाता है। यानी 1 लाख करोड़ रुपए अगर आप हेल्थ सेक्टर में खर्च कर रहे हैं तो लगभग 6 लाख करोड़ का मुनाफा इस देश में हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए प्राइवेट पार्टीज को मिल जाता है। एजुकेशन सेक्टर में अगर आप 1.25 लाख करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं तो प्राइवेट एजुकेशन के जरिए इस देश के भीतर लगभग 6-7 लाख करोड़ की कमाई हो जाती है। तो प्राइवेट हाथों में सब कुछ सौंपना है। वो प्राइवेट हाथ अमेरिका के निर्देश पर चलें, चाइना के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर चलें, या भारत सरकार की नीतियों पर चलें। तो भारत सरकार की नीति बहुत साफ है, पैसा चाहिए, क्योंकि हमने इस दौर में बहुत पैसा छाप दिया। अब समझ नहीं आ रहा है कि वो पैसा गया क्यों और कहां चला गया। लोगों ने अपने पास दबा लिया, बाहर भेज दिया, क्या किया पैसा? कहीं उसका असर भारत की महंगाई पर पड़ गया तो इन्फ्लेशन के डाटा जो हम देते हैं वह भी गलत साबित हो जाएंगे। तो करें तो क्या करें? शायद इन परिस्थितियों के भीतर भारत इस बार अपने बजट में किसी राज्य को खुश करने के लिए नहीं निकला, वह लोगों को खुश करने के लिए नहीं निकला। उसका नजरिया बहुत साफ था। इस बजट में बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े पैसे वाले, बड़े एमएनसीज बड़े तरीके से वो एक प्लेयर के तौर पर इस देश की इकोनॉमी को संभाल लें, हम उनके लिए पॉलिसी बना रहे हैं और उसके जरिए वो अपना मुनाफा भी बटोर लें और इस देश की इकोनॉमी में कुछ हिस्सेदारी भी वो कर दें, क्योंकि हम पब्लिक सेक्टर के जीजे चीजों को नहीं चला सकते। और जो शेयर बाजार के भीतर जुड़ा हुआ तबका था, उसको एक चेतावनी आ गई कि अब आप सट्टेबाजी के जरिए ना कमाएंगे, हमने ये सोच लिया है, धीरे धीरे पूरे तरीके से आपको खत्म कर देंगे। तब अगला सवाल था कि तब प्रतिक्रिया पॉलिटिकल होगी क्या? गलबैया डाल के शशि थरूर बैठा करते थे विपक्ष के साथ, लेकिन एक झटके में जब राहुल गांधी से मुलाकात हुई तो आज उनसे पूछा गया कुछ कहिएगा। उधर ममता बनर्जी से पूछा गया आपका क्या नजरिया है। दोनों को सुन लीजिए। 2000 पॉइंट नीचे से क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँ क्या कहूँ, ये अगर वो लोग डिसअपॉइंटेड है तो हम क्या खुश हो सकते हैं क्या? What they said about 3 corridor, that is absolutely a garbage of lies, blatant lies. It is already on process. अब सबको लगने लगा कि यह बकवास बजट है क्या? क्या इस बजट में सिर्फ और सिर्फ वक्त जाहिर हुआ है क्या? और सरकार का नजरिया इतना उलझ चुका है क्या? ऐसा भी नहीं है।
सरकार जानती है कि गड़बड़ी तो वो कर चुकी है, बहुत प्रचार प्रसार कर लिया, तो पहली बार उसने लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए एमएसएमई के लिए एक ट्रांजैक्शन सेटलमेंट प्रोग्राम बनाया और कहा कि दरअसल सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनाएंगे जिससे माइक्रो एंटरप्राइजेस को मदद मिलेगी। और इस पूरे प्रोग्राम के तहत जीएम्स को ट्रेड से लिंक किया जाएगा, एसेट बेस्ड सिक्योरिटी करेंगे, प्रोफेशनल सपोर्ट देंगे, शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर कोर्स डिजाइन करने के लिए सरकारी संस्थाओं को निर्देश देंगे, टियर 2 टियर 3 की ट्रेनिंग होगी। और इसके साथ चूंकि टेक्सटाइल के क्षेत्र में भारत पिछड़ रहा है, चीन का धागा हो, बांग्लादेश का बाजार हो, सब कुछ हावी है, तो अब एक नेशनल फाइबर स्कीम बना दी जाए और वो मैन मेड फाइबर रहे, एडवांस फाइबर से भी जुड़ी हो और नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगर को प्रोत्साहन और मदद देने के लिए एक नए तरीके का मेगा टेक्सटाइल पार्क भी बनाया जाए। और फिर होते 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 बात महात्मा गांधी पर आ गई। तो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज यानी खादी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और मार्केट की दिशा में बढ़ा जाए। वापस लौटे आप महात्मा गांधी पर और शुरुआत आपने की स्वदेशी खत्म कर कर, वोकल फॉर लोकल को खत्म करके, मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया को खत्म करके, इस देश के भीतर मजदूरों को खत्म करके, और आखिर में आप लौटे महात्मा गांधी पर। तो यह बजट दरअसल एक ऐसा चक्रव्यूह है इस सरकार के लिए जिसमें उसे समझ में तो आ गया कि उससे इकोनॉमी चलती नहीं है, नोट कितना छापे, और उस नोट को जो छापने के बाद जो ले जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं जिससे सरकार को कोई मदद मिलती ही नहीं। और एक वक्त कॉरपोरेट टैक्स कम कर दिए थे ये सोचकर कि बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा, वह भी नहीं हुआ। अब एक बार फिर से हम बायबैक को लेकर आए हैं चीजों को कि हम उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट से जोड़ दें, चलिए ये भी अच्छा है। लेकिन इस हिचकोले खाती हुई इकोनॉमी के भीतर का आखिरी सच क्या है? आखिरी सच सिर्फ एक है, भारत अभी भी महात्मा गांधी के उस भारत पर ही टिका है जहां पर बहुसंख्य तबका गरीब है, हाशिए पर है, उसका कोई योगदान समाज में नहीं है। और संविधान की तर्ज पर बनने वाले संविधान में जो देखा जा रहा है, इस इकोनॉमिक संविधान में, वो कॉरपोरेट को देखा जा रहा है और उससे बचे हुए पैसे से कुछ पैसा उस महात्मा गांधी के भारत में गरीब हाशिए पर पड़े तबके को देने की कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से गाड़ी चलती रह जाए। लेकिन फर्क तो यह है, 7 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, उन्हीं का बाजार है, उसी बाजार के लिए ये पूरा खेल है और उस खेल के पीछे इस देश के 100 करोड़ लोगों को कहीं कोई बजट में नाम लेवा नहीं है। यही है सबका साथ सबका विकास जी नहीं, यही है किसके साथ और किसका विकास। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।